everyone, welcome to the teachers journey। CTET हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं लेक्चर 4 भाषा के विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट भी कवर किया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। एक बार हम बता देते हैं आपको कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं, देख लीजिए। भाषा अधिगम एवं अर्जन ये हम कर चुके हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिद्धांत और सूत्र हमने एक ही वीडियो में कवर करे हैं। सिद्धांत के अंतर्गत ही भाषा शिक्षण के सूत्र आते हैं। तीसरा जो है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका। तो भाषा के कार्य ये एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, यानी कि इससे पहले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, और आज हम करने वाले हैं भाषा के विकास में बोलने और सुनने की भूमिका, जिसके बाद हमारे ये टॉपिक्स रह जाते हैं। और वीडियो के एंड में हम प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। भाषा के विकास में बोलने और सुनने की भूमिका ये क्या है? यह एक श्रवण क्षमता है, श्रवण कौशल का विकास है। अब श्रवण कौशल की ही हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा कि जो विकास का क्रम है वो होता है LSRW, यानी कि सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, रीडिंग और लास्ट में राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और अंत में फिर लिखना। इस तरह से भाषा कौशल का विकास होता है। तो जिसमें आज श्रवण क्षमता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कक्षा के शिक्षण में हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करें कि श्रवण क्षमता हमारी उच्चतम हो। तो इसके लिए अनेकों विधियाँ होती हैं, और कुछ विधियाँ क्या है, निम्नलिखित है। कक्षा शिक्षण हमारा कैसा हो, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कैसी हों और गतिविधियाँ उसमें क्या क्या हों, और कक्षेतर गतिविधियाँ क्या हों। तो देख लेते हैं कक्षा शिक्षण के बारे में। कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा आदेश और निर्देश प्रदान करना, इससे भी श्रवण कौशल अधिक होगा। बाल गीत, काव्य, पंक्तियाँ पढ़ना, कहानी सुनाना, प्रशंसा और अभिव्यक्ति करना, यानी कि अगर कोई बच्चा अच्छी तरह से अपने काम को कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करके अभिव्यक्ति जो हम करेंगे वो भी उसके श्रवण कौशल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कक्षा शिक्षण के अंतर्गत ये गतिविधियाँ हैं। और फिर हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं गतिविधियाँ, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हम करवाते हैं क्लासरूम में, उसमें क्या करना है। कक्षा में पाठशाला के मंच पर कविता या गायन प्रतियोगिता करा सकते हैं। आशु भाषण, विवाद, समाचार वाचन, इनके द्वारा श्रवण कौशल में सुधार ला सकते हैं। कक्षेतर गतिविधियाँ क्या होती हैं? कक्षेतर गतिविधियाँ ये गतिविधियाँ हैं जिनसे बच्चे का मन मस्तिष्क जो है वो क्रियाशील हो जाएगा और श्रवण शक्ति में सुधार होगा। कक्षा में अलग से होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर बच्चा सजग और सचेत रहता है। इन गतिविधियों द्वारा मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है, श्रवण में सुधार होता है। यानी कि प्रार्थना, जो हम प्रातः प्रार्थना करवाएंगे, उससे वह एक अलग गतिविधि है, और इससे भी क्या होगा, श्रवण शक्ति में सुधार होगा। अब अगर इनके बाद भी श्रवण शक्ति में सुधार नहीं हो रहा है तो यह क्या है, एक तरह का श्रवण दोष है। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि श्रवण दोष क्या है और क्यों होता है। तो श्रवण दोष यानी कि सुनने में डिसेबिलिटी होना, एक तरह की सुनने में कोई दोष होना। तो इसके वंशानुगत कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि वंशानुगत हो, और पारिवारिक अशांति भी श्रवण दोष पैदा करती है। इसके लिए हमें बच्चे की जो है अच्छी तरह से पारिवारिक पृष्ठभूमि जान करके उनके माता पिता से बात करनी होगी। अगला है चोट लगना, दुर्घटना आदि कारण से भी श्रवण इंद्रियों पर असर पड़ जाता है। यह एक फिजिकल डिसेबिलिटी में भी आ जाएगा। संतुलित भोजन ना मिलना, यानी कि कुपोषण की समस्या, यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी समस्या है। और अंतर्मुखी होना मीन्स इंट्रोवर्ट होना, यानी कि अगर कोई बच्चा अपने में ही रहे, कुछ बोले ना और कुछ ना बताए तो वो अंतर्मुखी है। अब वो कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बताएगा, तो यानी कि वो सुनेगा भी अच्छे से नहीं, तो श्रवण दोष हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है अत्यधिक मानसिक अंतर्द्वंद के चलते बच्चा भारी आवाज़ों को सुनता ही नहीं, यानी कि हम उसे पढ़ा रहे हैं या हम उसे कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं, पर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। उसके मन में अपनी ही वो अंदर की बातों में डूबा हुआ है, अपनी ही जिज्ञासाओं, या फिर एक तरह से जिज्ञासा वर्ड नहीं, अपनी ही दुविधाओं में वो फंसा हुआ है। ये अंतर्द्वंद हो रहा है मानसिक उसके अंदर, तो वो कुछ नहीं सुनेगा हमारी बातों को ध्यानपूर्वक, और यह एक श्रवण दोष कहलाएगा।
अब है श्रवण दोष या फिर श्रवण से अंतर्गत हमारे जो हमने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अब हम पढ़ लेते हैं बोलने का मौखिक कौशल। बोलने का मौखिक कौशल हम विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और ये सुनने के बाद ही आएगी। जैसा कि कहा भी गया है कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, तो सुनना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है मौखिक कौशल, और मौखिक कौशल यानी कि सुनना और बोलना घर परिवार से सीखे कौशल माने जाते हैं, जिन्हें श्रेष्ठ बनाती है पाठशाला। पाठशाला उनके लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक व्यवहार में वक्ता के साथ साथ श्रोता होना आवश्यक होता है। मौखिक व्यवहार में वक्ता के साथ श्रोता यानी कि जब कोई बोलने वाला है तो सुनने वाले भी होने ज़रूरी हैं। अब मौखिक कौशल को निम्नलिखित तत्व प्रभावी बनाते हैं। प्रभावी भी यही बनाते हैं और प्रभावित भी यही करते हैं। शुद्ध उच्चारण अगर है तो यह प्रभावी बनेगा। विचारों में क्रमबद्धता है, यानी कि सीरियल वाइज एक के बाद एक बोला जा रहा है अच्छी तरह से, और उचित अनुपात और बलाघात गतियाँ, यानी कि जो भी सेंटेंस बोले जा रहे हैं, जो भी शब्द बोले जा रहे हैं, उनके बीच में जो है वो डिफरेंस या फिर अंतराल कितने कितने समय का है। क्या वो अधिक तीव्र तो नहीं है, या फिर क्या वह अधिक उच्च स्वर और धीमा स्वर तो नहीं है। इसका भी बीच में ध्यान रखना है। कहाँ पर आरोह ले जाना है, कहाँ पर अवरोह लाना है, इसका भी ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही मौखिक कौशल और श्रवण कौशल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। अब हम इनके प्रैक्टिस सेट की तरफ आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और प्रैक्टिस सेट हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, क्योंकि सीटेट में हमेशा कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज पूछते हैं और कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर कब होंगे, जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। तो देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट में क्या है। पहला प्रश्न है, आशु भाषण प्रतियोगिता भाषा के किस कौशल के विकास में सहायक है। तो आशु भाषण प्रतियोगिता की यहाँ पर बात की गई है। अब आपको दो इसमें ऑप्शन लग सकते हैं, एक श्रवण कौशल और एक मौखिक कौशल। ये दो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो देख लीजिए, श्रवण कौशल का मतलब है सुनने का कौशल और मौखिक कौशल मीन्स जो बोल करके। तो भाषण प्रतियोगिता में कोई एक बच्चा बोलेगा और बाकी सब क्या करेंगे, सुनेंगे। सुनने का यहाँ पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि श्रवण जो है वो सुनने का कौशल इसमें अधिक प्रभावी होगा, ज़्यादा बच्चे जब उसे सुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। सुनना कौशल का भाषा के विकास के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। या फिर सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। या फिर सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो सुनना कौशल के बारे में अनुचित कथन हमें बताना है। तो अनुचित कथन ये है, सबसे कम महत्वपूर्ण तो ये बिल्कुल भी नहीं है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और ये पहले नंबर पर आता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। तो LSRW, अब आपको ये याद हो गया होगा, हमने काफ़ी बार इसके बारे में बता दिया है। तो ये है पहला हमारा लिसनिंग, यानी कि श्रवण। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक क्या है। ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख, परस्पर बातचीत या फिर भाषा प्रयोगशाला। देखिए, ऑडियो टेप और ये श्रुतलेख अगर हम बच्चों को देंगे, जो कि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं हमारे पास, तो ये उनके लिए एक तरह से अप्रभावी रहेगा। और भाषा प्रयोगशाला भी एक तरह से अप्रभावी कब रहेगी, जब वह प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं और इनको हमें प्रभावशाली तरीका जो हमें बताना है वो इन्हें मिलेगा परस्पर बातचीत से, जिसमें श्रवण योग्यता का उनका विकास होगा। अगला प्रश्न है, मौखिक कुशलता में शामिल है तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, या फिर तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता। तो मौखिक कुशलता में क्या शामिल है, तीव्र गति से बोलना नहीं, दृष्टांत नहीं और तत्सम शब्दों का ये भी प्रयोग नहीं होगा। तो तीसरा वाला इसका सही आंसर। औपचारिक रूप से भी या फिर अनौपचारिक रूप से भी बेझिझक हमें बोलना आना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वयं के अनुभव अभिव्यक्त करने संबंधी कौशल का संबंध किससे है। स्वयं के अनुभव हमें अगर व्यक्त करने हैं तो यह मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। तो शुद्ध उच्चारण की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, प्रश्न में ही हमारा उत्तर छुपा हुआ है।
मौखिक व्यवहार की बात हो रही है, शुद्ध उच्चारण की बात हो रही है, तो बोलने के बल पर, सुर पर, अनुपात पर, इन सभी पर, तो इन सभी पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। धन्यवाद ज्ञापन जो दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अगर किसी भी विद्यालय में कोई भी प्रोग्राम अगर करवाया जा रहा है तो लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन दिया जाता है प्रधानाचार्य के द्वारा। तो इससे क्या पता चल रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति किसकी हो रही है? साहित्यिक तो बिल्कुल भी नहीं है, अनौपचारिक नहीं है, व्यावहारिक, उपयुक्त सभी भी गलत ही हो जाएगा। तो ये व्यावहारिक एक तरह से अभिव्यक्ति का रूप है। अगला, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे कम प्रभावी तरीके की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि अपने अनुभवों का वर्णन, ये तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा बच्चों के लिए। बातचीत करना और संवाद अदायगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो पहला जो ऑप्शन है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ये सबसे कम प्रभावी तरीका हो जाएगा। अगला प्रश्न, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे, कहेंगे हूबहू ऐसे ही बोलना है। कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कालिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, या फिर कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, या फिर धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो देखिए, प्रोत्साहित करना यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया, और ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा पॉजिटिव, जो हमें कोई भी शब्द दिखेगा पॉजिटिव को ही हम टिक करेंगे, मार्क करेंगे। तो धैर्य रखते हुए सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? उच्चारण कौशल की यहाँ पर बात हो रही है, तो उच्चारण कौशल कैसे पता चलेगा? जब हम मौखिक परीक्षा लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर बातचीत मुख्यतः समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सुनने और बोलने में सहायक है, या फिर पढ़ने लिखने में सहायक? तो परस्पर बातचीत क्या है? सुनने और बोलने के दोनों के कौशलों में सहायक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसके साथ ही ये लेक्चर जो है हमारा भाषा के विकास में बोलने और सुनने की भूमिका हो जाता है कंप्लीट। और इसके बाद के टॉपिक्स हम करने वाले हैं इसमें कवर, और सीटेट का हम फुल सिलेबस कवर करेंगे। सो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको फुल पेडागॉजी और फुल सिलेबस कवर करना है टाइम से, क्योंकि नोटिफिकेशन भी जल्द रिलीज़ हो जाएगा और उसके बाद आपको पूरा पढ़ने का समय नहीं मिल पाएगा। और अभी से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।